अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। साल 2025-26 का बजट पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर टैक्स इस्लाहात को मुतारफ़ कराया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को बढ़ाया है। टैक्स के हवाले से भी काफ़ी रियायत दी गई हैं, मगर इसके साथ ही पेंशनर्स के लिए भी काफ़ी इंसेंटिव्स हैं। मगर उसके साथ ही एक बड़ा फ़ैसला पेंशनर्स के हवाले से कि जो लोग रिटायर होने के बाद दोबारा मुलाजमत करते हैं या दो पेंशन ले रहे हैं, उनमें से एक अपनी मुलाजमत की तनख्वाह या पेंशन में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। जो गाड़ियां हैं वो बज़ाहिर महंगी हो रही हैं, सोलर पैनल भी महंगे हो रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी भी आयद करने की तजवीज़ है, और फिर जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त में टैक्सों की छूट दी गई है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है 7% जो थी वो ख़त्म की गई है। और इस सारी बजट के अंदर जो तजावीज़ दी गई हैं, क्या आइंदा माली साल के लिए बजट के अहदाफ ख़ास तौर पे टैक्स और महसूलात के जो अहदाफ हैं वो पूरे किए जा सकेंगे या नहीं, इसी वाले से आज बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है इशफाक यूसुफ तोला साहब हैं, माहिर माशियात, साबिक़ वज़ीर ममलकत हैं। तोला साहब जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान के फ़ेलो भी हैं, और 2022 में पीडीएम की हुकूमत में वज़ीर ममलकत भी रहे हैं और चेयरमैन पाकिस्तान रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया इशफाक तोला साहब। पहले तो आप एक आम आदमी को बताने के लिए क्या कहेंगे कि ये जो मौजूदा हुकूमत ने बजट पेश किया है, इससे उसकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतूला साहब आप खैरियत से हैं? मतूला साहब देखें, आम आदमी के लिए बजट में मेरा ख्याल है हर हफ्ते हर महीने 2 बजट आ जाते हैं उसके लिए। कभी पेट्रोल महंगा, कभी पेट्रोल सस्ता। तो सबसे पहला तो जो शौक लगा है वो कार्बन लेवी का है कि 2.5 रुपये पर लीटर अब कार्बन लेवी लगेगा डीजल और पेट्रोल पे, तो एक और अगले साल से 5 रुपये। तो एक तो ये बहुत बड़ा शौक है। दूसरा शौक ये है कि पेट्रोलियम लेवी मेरा ख्याल है अब जो 78 रुपये 20 पैसे वो कहीं 100 रुपये के करीब जाके रुकेगी। तीसरा ये है कि जो नॉन फाइलर हैं उनकी जो कैश विड्रॉल थी उसके ऊपर वो जो 0.6% था, मेरा ख्याल है अभी ये कंफ्यूजन है, कहीं 0.8 आ रहा है या कहीं 1% आ रहा है, तो वो टैक्स बढ़ा दिया गया है। 1%। चौथा ये जी नहीं 1% अभी वो फाइनेंस बिल के अंदर वो 0.8 भी लिखा हुआ है कहीं पे, वो हम इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कहा कंफ्यूजन आ रहा है। दूसरा जो ऑनलाइन जो हम चीजें मंगाते थे ई कॉमर्स के थ्रू, तो उस पर भी सेल्स टैक्स अब पूरा नाफिज कर दिया गया है, पहले काफी कम थे। इसकी वजह से काफी चीजें मेरा ख्याल है महंगी होंगी। सोलर पैनल पे 18% जो इम्पोर्टेड सोलर पैनल है उस पर भी ड्यूटी लगा दी है। साइमल्टेनियसली कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे उन्होंने ड्यूटियां कम भी की हैं। जो फिनिश गुड्स थे उसमें जो 20% होती थी उसको उन्होंने 15% किया है। सैलरी के तबके में जो छोटा तबका, जो आवाम जिसको मैं कहूँगा जहाँ 12 लाख तक की सैलरी इसकी होती थी, उसको 24,000 रुपए की रिलीफ की है। और ऊपर जाके भी मेरा ख्याल है रिलीफ देते गए हैं, 32 लाख तक के काफी इन्होंने रिलीफ दिए हैं। कॉर्पोरेट साइड पे उन्होंने 10% इजाफा भी किया है सैलरीज में सरकारी मुलाजमीन की। जो सर नहीं वो उनकी तो अपनी सैलरियों में इजाफा किया है। हमें टैक्स की बिल्कुल आपकी बात जरूरत, टैक्स में कमी वाकई की है, मैं उसकी आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो ये सब चीजें मिला जुला रुझान है, बट अब उसमें सारी चीजें मतूला जान साहब 300 पेज का फाइनेंस बिल है। अब हमारी टीमें सारी बैठी हुई हैं, उसी पे रिसर्च हम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हम एक आपके मीडिया के लिए और दोस्तों के लिए और ताजरों के लिए हम एक अपना एक ब्रीफ राइटअप निकालेंगे 6-7 पेज का, और फिर इंशाअल्लाह इसके फॉलोड बाय एक बजट हमारी कमेंट्री आएगी जो कि मेरा ख्याल है कोई 60-70 पेज पे मुहित हो। सही। अच्छा इशफाक तोला साहब, जो रियल स्टेट सेक्टर है पिछले साल काफ़ी टैक्सेस उस पर आयद किए गए, जिसकी वजह से रियल स्टेट और जायदाद की खरीदो फरोख्त में बड़ी कमी आ गई थी और बहुत ही एक अजीब सिचुएशन बन गई थी रियल स्टेट सेक्टर के लिए। तो अब जो टैक्सों की छूट दी गई है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म की गई है और दूसरे टैक्सेस जो हैं उनको कम किया गया है, तो आपको लगता है कि रियल स्टेट सेक्टर जो है वो बाउंस बैक करेगा? देखिए मतूला साहब, रियल स्टेट के 2-3 बड़े इशू हैं, और सबसे बड़ा इशू जो है वहाँ आपके पास वाइट मनी नहीं है।
और टैक्सेस और सेकेंडरी, देखें वहाँ सबसे ज्यादा जो तिजारत होती है वो फाइलों की तिजारत, और ये स्पेकुलेशन है सारी। रियल एस्टेट आप किसको कहेंगे? दुनिया में रियल एस्टेट की एक ही डेफिनेशन होती है, या तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है जो रियल एस्टेट को लेके अपने बच्चों के लिए या रखता है, और जैसे देखा होगा हमें इनहेरिटेंस में मिलती है प्रॉपर्टी हमारे वालिदैन के। दूसरा होता है कि जिसको घर बनाना है, ठीक है ना। अब यहाँ तो ये होता है कि जी आपने एक फाइल ली, आपने 15 दिन बाद उठाया और वो फाइल 5 लाख रुपए ऊपर में बेच दी, ना टैक्स पेयर को पता है ना टैक्स कलेक्टर को पता है कि कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पर जाएगा। तो ये कोई रियल एस्टेट सेक्टर नहीं है। मैं रियल एस्टेट से ज्यादा मैं आपको ये कहूंगा कि हमें तवज्जो देनी चाहिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलेगा तो 25 किस्म की इंडस्ट्रियां और 52 इंडस्ट्रियां चलती हैं, और उनसे टैक्सेस आएंगे, उनकी एम्प्लॉयमेंट आएगी। मुझे टैक्सेस से ज्यादा इस वक्त फिक्र होती है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो क्या इंसेंटिव है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए आपके ख्याल में इस बजट में? एक तो उन्होंने एक काम किया है कि जो छोटे घर बनाने वाले हैं, जो 2000 स्क्वायर फुट तक के और 10 मरले तक का जो घर बनाएंगे, उनको एक इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस का सेक्शन है 263A, उसमें कुछ मराहते दी हैं जिसकी तफसीलात हम जारी कर देंगे। इसके अलावा जिस तरीके से सुपर टैक्स में कमी आई है, तो मेरा ख्याल है इसकी वजह से काफी फायदा होगा। और ये मॉर्टगेज को भी प्रमोट कर रहे हैं बैंकों से। जी वो अभी तक कोई तफसीलात नहीं है, बिकॉज फाइनेंस बिल के अंदर कोई मॉर्गेज का इशू नहीं आता, बट इंडिविजुअल्स को उन्होंने जो 2000 स्क्वायर फुट तक के अपार्टमेंट या 10 मरले तक के घर बनाने की बात करें, अपार्टमेंट बाय करने की बात करेंगे, उनके लिए बनाते हैं, जिसकी तफसीलात हम थोड़ी देर में जारी करें। अच्छा, हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस कितनी थी, और ख़ास तौर पे डिफेंस बजट के हवाले से भी हम अब चीज़ें सामने आ रही हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं कि डिफेंस बजट जो था वो भी बढ़ाया गया है बज़ाहिर, तो क्या आपको लग रहा है कि? देखिए 2122 अरब का बजट था डिफेंस का, और अभी तो प्रोविजनल फिगर आए हैं, और अगले साल उन्होंने 2522 किया है। मैं ये समझता हूँ कि 2800 से कम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अब आप ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों बॉर्डर पे आप जंग की हालत है, और जिस तरीके से हमारी आर्म फोर्सेज ने बहादुरी से मुकाबला किया, और आपने आज भी सुना होगा ब्लूमबर्ग में भी एक रिपोर्ट आई है कि J-35 पाकिस्तान ले रहे हैं, लेटेस्ट आपके एवॉक्स हम ले रहे हैं, तो वी नीड बजट। तो उसकी पेमेंट 3-4 सालों में हमें करनी हो, बट ये तो आप समझ रहे हैं ना, ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी सोवरेनिटी को तो गिरवी नहीं रख सकते। ये बजट टैक्स सब आते रहेंगे, सोवरेनिटी दोबारा नहीं आएगी। सही, चले ये टैक्स अहदाफ जो है इस बजट में जो भी रखे गए हैं वो आप कितने रियलिस्टिक हैं, और आप समझते हैं पिछले साल के तजर्बे की बुनियाद पे कि ये अचीवेबल है? Sir, let me be very honest with you. I think they are non-starter. और लास्ट टाइम भी 12,920 रखे थे उन्होंने, फिर IMF के पास गए, 300 कम कराए, फिर दोबारा गए 300 कम कराए, और आज उन्होंने एडमिट कर लिया, जो मैं 1-2 महीने से कह रहा हूँ मीडिया पे, कि 11,900 से ऊपर नहीं होंगे। आज उन्होंने वही फिगर 11,900 की दी है। अगर 11,900 में 7.5% इन्फ्लेशन और 4.2% GDP ग्रोथ क्यों, तो मैं 13,000 आएंगे, फिर भी 1000 अरब के करीब उनको नए टैक्स मेजर लेने होंगे। मुझे नहीं लगता कि ये टारगेट अचीवेबल है। हमारा टारगेट जो हमने एनालाइज किया है वो है 13,449। अच्छा, तो ये जो हुकूमत बार बार कहती है कि टैक्स मशीनरी को ओवरऑल करने की ज़रूरत है, तो आपको लगता है कि इसमें ह्यूमन फैक्टर जो आपकी बार जो तजावीज़ आई हैं सामने, वो टैक्स मशीनरी में जो ह्यूमन फैक्टर है उसको कम किया गया है और ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया है टैक्स पेयर्स को? तो मुझे कोई सच अभी वाज़े तौर पे नज़र नहीं आई है कोई चीज़। देखें, ये IT तो एक ऐसा है कि जिसमें आपको कर गुजरना है और कर गुजरना चाहिए था। 2 साल पहले जैसे आपने शायद फरमाया, तो मैं था, तो उस वक्त रिपोर्ट में हमने 2 बड़ी चीजें लिखी थी ऑटोमेशन के हवाले से। एक तो ये कहा था कि फेसलेस असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स। जी मतीउल्लाह जान साहब ने अपना रिटर्न फाइल किया, वो मास्क हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका प्रोग्राम हमारे पास मौजूद था या बना सकते थे, उसके थ्रू हो जाएगा और इसको क्लियर करेगा। और दूसरा ये था कि अगर उसमें कोई इनकंग्रुइटी है तो वो किसी रैंडम ऑफिसर के पास चला जाए और वो देख के
उसको क्लियर करे या वापस भेज दे। ठीक। एक तो ये था कस्टम का हमने जीडी का किया था कि फेसलेस जीडी होगी, बट उन्होंने इसको मॉडिफाई करके कर दिया कि भाई कि नहीं वो एक डेटा रूम भी बनेगा और लोग बैठेंगे, तो वो सारे अभी 50% वर्क कर रहे हैं, 50% नहीं कर रहे। चल सर, बहुत शुक्रिया अशफाक तौला साहब, सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट डॉन न्यूज़ के जनाब सनाउल्लाह, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है कराची से अहमद चनाए, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह, पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, ये बजट में आप पार्लियामेंट में भी मौजूद थे, आखिर इस बजट में आम आदमी के लिए है क्या, और हुकूमत ने इसमें क्या इंसेंटिव्स दिए हैं आम लोगों को और ख़ास लोगों को? देखिए, आम आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं है मती साहब। अगर कोई कहता है तो मैं उसको साबित कर चुका हूँ कि 1% भी कुछ नहीं है। लेकिन मुझे जो है बड़ा दुख भी हुआ और अफसोस भी हुआ इस बजट पे। उसकी वजह ये है कि लास्ट ईयर जब बजट आया और 3000 अरब रुपए से ज़्यादा के टैक्स आयद किए गए, तो एक सवाल उठा था, आपको पता है, हर तरफ से कि भाई अपने एक्सपेंडिचर आप क्यों नहीं कम करते। और फिर आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब किया था और उन्होंने कहा मैं वादा करता हूँ कि हम अपने खर्चे कम करें। तो क्या हुआ उसका? 1 टके का खर्चा कम नहीं हुआ। इस बजट जो नेक्स्ट ईयर का अनाउंस किया है, अपने अखराजात जारी एक्सपेंडिचर में 17% इजाफा किया है। अच्छा। और उस मुल्क का 17% इजाफा हुआ है जिसका जो अगले साल का बजट है ना, 17,500 अरब रुपए के जो आपका बजट है, उसमें 6,500 अरब रुपए आपने कर्जा लेकर अपने खर्चे पूरे करने हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कंजम्पशन के लिए, अपने खर्चों के लिए कर्जे लेता है और फिर उन कर्जों का इंटरेस्ट की पेमेंट टैक्स में डालता है, लोगों से वसूल करता है। और यही इस बजट का फार्मूला है सिर्फ। अब उसमें किया क्या, एक्सपेंडिचर आप देखें क्या किया। आपको पता है इन्होंने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ाई 200%। आपने चेयरमैन सेनेट की और स्पीकर की तनख्वाहें और मराहत बढ़ाई, वो 13 लाख कर दी, 600% से ज़्यादा। और उनको 6.5 लाख रुपए इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का एक अलाउंस भी दिया। ठीक है, उसके लिए अब किया क्या है, अगले साल उसके लिए नेशनल असेंबली के जो बजट में 28% इजाफा है। कितना जी? 28%। सेनेट के बजट में 25% इजाफा है। और मैं आपको बताऊं सिर्फ इन तनख्वाहों की मद में? जी, तनख्वाहों की वजह से ये, और कोई काम की वजह से नहीं है। उन्होंने करने हैं। 1 महीने में चेयरमैन सेनेट 2-2 मुल्कों के दौरे करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, जो काबीना के अरकान की तनख्वाह बढ़ाई है, उसकी वजह से काबीना के अरकान और मराहत का जो बजट है ना, वो अगले साल डबल कर दिया गया है। कितना जी? डबल, दुगना, 100% इंक्रीज। और अरकान असेंबली की तो पहले बढ़ चुकी है सर। वो उसकी वजह से बजट आपका इंक्रीज हुआ है। 28% बजट इंक्रीज हुआ है। ठीक है जी। और फिर जजों की तो, और आप वादा कर रहे हैं कौन से कि हम अपने खर्चे कम करेंगे। कौन से खर्चे कम किए आपने तो बढ़ा दिए। जिस मुल्क का डेफिसिट 6,500 अरब है अगले साल, उनको तो ये एक्सपेंडिचर फ्रीज कर देने चाहिए थे। ये कम से कम 17-18% तो आपके बच जाते हैं ना। आपको मजीद कर्ज लेके इंटरेस्ट तो आपके ना बढ़ाने। लेकिन चलें, तनख्वाहें भी तो बढ़ाई हैं सरकारी मुलाजमों की 10%। हाँ, 10% बढ़ा रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, जब ये अपनी इंक्रीज करते हैं तो टॉप से करते हैं, और जब ये आम जो आपके, वो कौन सा मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था, कीड़े मकोड़े, उनके लिए ये फिर देखते हैं कि यार कहाँ थोड़ा सा बढ़ा दें। और अपने लिए जब इजाफा करते हैं तो पिछली डेटों से 6 महीने पहले से, जिस तरह चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की हुई है, अच्छा, 1 जनवरी से इजाफा किया है जी। अच्छा, नोटिफिकेशन अब हो रहा है इजाफा 1 जनवरी से, क्योंकि ये गरीब लोग हैं बेचारे, इनके पास खाने को नहीं है। ओहो, इनको बकाया जात भी चाहिए होते हैं। अच्छा, ये जो तनख्वाह में फौज के दिफा के बजट में भी इजाफा हुआ है, वो तो देखें ना आप, इस वक्त जिस जंग से गुजरे हैं उसमें 20% इजाफा मेरे ख्याल में जस्टिफाई होता है। ठीक है, लेकिन उसमें ये जस्टिफाई करना कि आप अनाउंस तो कर रहे हैं कि आप फौज के एहलकारों को एक अलाउंस देंगे, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कितना अलाउंस, कितना है वैसे। वो जो अभी उसमें देखें, क्योंकि हमारी बात हुई है, वो कहते हैं 20 से 25% होगा, चलो ठीक, अलाउंस होगा। लेकिन आप सुन लें, देखिए इस मुल्क में मसला रेवेन्यू का नहीं है, टैक्सों का मसला, अखराजात का है। आज से 10 साल पहले आपका जो टैक्स रेवेन्यू था वो 1 ट्रिलियन था, आज कितना है? 12 ट्रिलियन। नेक्स्ट ईयर का है 14 ट्रिलियन। वजह क्या है कि हम फिर भी डेफिसिट में? वजह ये है कि आपका जिस रफ्तार से रेवेन्यू बढ़ा है ना, उससे डबल रफ्तार से अपने आपने
खर्चे लल्ले तलल्ले बढ़ा दिए। ये लल्ले तलल्ले ही है ना जी, और चलें हम थोड़ा सा जानते हैं। मार्केट में बैठे हैं, ख़ासतौर पे स्टॉक मार्केट में बैठे हैं अहमद चनायत साहब कराची में। तो चनायत साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? आप समझते हैं कि इस बजट से इन्वेस्टर्स का कोई कॉन्फिडेंस बहाल होगा, और ये किस तरफ जाता देख रहे हैं पाकिस्तान की मईशत को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मोदी भाई। देखें, बात यह है कि ये जो बजट आया है उसमें इन्होंने स्टॉक मार्केट में मैं समझता हूँ फाइन ट्यूनिंग ज़रूर की है, लेकिन कोई एडवर्स इम्पैक्ट इसका नहीं आएगा। और फाइन ट्यूनिंग में जो है वो उन्होंने 2-3 चीज़ें की हैं, जिसमें उन्होंने सुकुक और दूसरी चीज़ों में जो है वो टैक्सों में रद्द-बदल किया है। इसी तरह जो बैंक इंटरेस्ट है उसमें जो टैक्स था वो 15 के 20% कर दिया है, ताकि लोग जो है वो स्टॉक मार्केट की तरफ आएँ। और मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिविटी है, और इसमें जहाँ इंडस्ट्रीज़ में भी बजट टैक्सेशन की शरह में कमी हुई है, इसी तरह और दूसरी जगहों पे टैक्सों में रद्द-बदल हुआ है। अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो स्टॉक मार्केट को होगा, और स्टॉक मार्केट जो है वो मैं समझता हूँ कि कांस्टेंट रहेगी, बेहतर रहेगी, और लोगों का इंटरेस्ट उसमें आएगा। एक अच्छी बात ये हो गई है कि ज़्यादा कोई इसमें चेंजेस ना होने की वजह से एक कॉन्फिडेंस, और मैं समझता हूँ कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो स्टॉक मार्केट पर दोबारा आ गया है और आता रहेगा, और सिलसिले जो हैं वो बेहतर मज़ीद अंदाज में चलते जाएंगे। बाकी जो सिलसिले हैं, अभी सनाउल्लाह साहब को मैं सुन रहा था, देखिए ये हर बजट में होता हुआ आया है कि गवर्नमेंट अपने खर्च के लिए जो है वो बजट बढ़ा देती है, चाहे वो लेजिस्लेटर्स हों, चाहे वो उनके सेनेट हो, चाहे कौमी असम्बली हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस हो या प्रेसिडेंट हाउस हो। और ये टेकन फॉर ग्रांटेड है कि इनके बजट जो है वो हर साल इंक्रीज होगा। सर इतने नहीं बढ़ते कभी भी, सर हम 30 साल से कर रहे हैं, इतने कभी नहीं बढ़े, ये इंक्रीज नहीं आई। और फिर वो कफायत शारी और फिर कौम से खिताब करना और कहना कि हम कफायत शारी करेंगे, तो उसका कोई फॉलोअप तो होना चाहिए। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है जहाँ हमारा मुल्क इतनी माशी पस्ती में गया हुआ था और हमने एक रिवाइवल किया है, तो उस रिवाइवल को जो है वो आवाम की फलाह बहबूद पर ज़्यादा खर्च करने वाली बात थी। और बिजली के रेट्स जो हैं, जो आज भी मैं समझता हूँ कि आम आदमी के बस के बाहर हैं, गैस के चार्जेस बाहर हैं, इन सब को जो है वो बेहतर बनाना चाहिए था। एक और ख़ास बात जो बजट में हुई है वो इकनॉमी को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ ले जाने के लिए उन्होंने काम किया है, जिसमें उन्होंने 2 लाख से ज़ायद की परचेज़ अगर कैश में है तो फिर आपको जो एक्सपेंसेस का क्रेडिट है वो 50% मिलेगा। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा कि अगर मैंने 20 लाख रुपए अपना ख़र्चा दिखाया है तो वो सिर्फ 10 लाख रुपए काउंट होगा और मेरी इनकम बढ़ जाएगी, और उस 10 लाख पे जो है वो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो अब एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट या एज अ ट्रेडर मेरी कोशिश ये होगी कि जितनी भी मेरी सेल्स हों 2 लाख के ऊपर, वो जो है वो अपना बाई क्रॉस चेक हो, ताकि मुझे उसका वो अपना क्रेडिट मिल जाए। तो अब लोग इसका ये रास्ता निकालेंगे कि जो बड़ी डील्स होंगी उनमें 2-2 लाख से कम के बिल काटेंगे, इनवॉइस काटेंगे, ताकि उसमें वो कैश ले सकें और ये जो शिक लगाई है उसको बाईपास कर सकें। तो ये गोरख धंधा है। EFS स्कीम जो है उसको भी देखना है कि उसको कैसे आगे मैनेज करते हैं। टेक्सटाइल्स में कुछ उन्होंने रद्द-बदल किया है जिसका उन्होंने सही मानों में प्रेजेंटेशन नहीं दी। कल इसका जो डिटेल डॉक्यूमेंट आएगा तो पता चल जाएगा कि क्या क्या है। मगर बाय एंड लार्ज इन तमाम बातों के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि इस बजट में जब हम आम आदमी की बात करते हैं तो अगर कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं है तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर टैक्स भी नहीं किया, टैक्स भी नहीं किया। एक हमें ज्वाइन किया डॉक्टर फ़रक सलीम ने, जो माहिर मुआशी अमूर हैं। डॉक्टर फ़रक, बहुत शुक्रिया साफ़ी प्रोग्राम को आपने ज्वाइन किया। आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को एक आम आदमी की निगाह से? नकीब साहब, पिछले 15 साल से बजट को देख रहा हूँ। 15 साल मैंने इसलिए कहा क्योंकि 15 साल पहले 18वीं तरमीम पास की गई थी और उसके बाद से तकरीबन जो बुनियादी ढांचा है विफाकी बजट का वो कोई बदला नहीं है। देखिए, शुरू में वज़ीर ख़ज़ाना साहब अपनी कामयाबियाँ गिनवाते हैं, उसके बाद कुछ इशारे नज़र आते हैं कि फ्यूचर में नीयत क्या है, सिमत क्या होने वाली है, और फिर बहुत सारे सब बात दिखाए जाते हैं। अगर आज की तकरीर है उसको भी आप 3 कैटेगरी में बांट लीजिए। कामयाबियाँ कुछ तो हकीकी कामयाबियाँ हैं,
जिसमें अफराद ज़र नीचे आया है वो वाकई में 25-26% था, अब वो सिंगल डिजिट पे आ गया है। रुपी और डॉलर का जो रेट है, जो पैरिटी है, वो बड़ी तेज़ी से गिरा करती थी तारीखी तौर पे, पिछले कई महीनों से वो जो है वो स्टेबल है। 3 अरब डॉलर के ज़खायर थे ज़र मुबादला के, वो बढ़ के 9 अरब हो गए हैं। एक्सपोर्ट में कोई 30 अरब की एक्सपोर्ट से 32-33 पे चले गए हैं। तो ये तो हकीकी जो हैं, और रेमिटेंसेस में भी इजाफा हुआ है। और एक चीज़ जिससे मुझे बहुत खुशी हुई वो ये कि वादा किया गया है कि जो गोशवारा है टैक्स का उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया जाए। आप अंदाज़ा कीजिए, मैं अपना गोशवारा खुद भरने के काबिल नहीं, मैं एक्सपर्ट हायर करता हूँ जो मेरा गोशवारा भरता है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। अब दूसरी तरफ जो कुछ नियत या सिमत की बात थी, वहाँ पे कहा यह गया कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेज, अब देखिए स्टेट ओन एंटरप्राइज का वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा कि उनको पता है कि 800 अरब रुपए का नुकसान करते हैं। इसका मतलब है हुकूमत वाकिफ है, हुकूमत को पता है, लेकिन उसके ऊपर कोई ठोस इक़दाम या कदम उठाने का कोई तजवीज़ सामने नहीं है, जो आप कहते हैं कि इस बजट में आनी चाहिए थी। जी मतीज़ साहब, देखिए ये असल हाथी है जो कमरे में बैठा है। अब आप अगर गिनना शुरू करें तो जो टैक्स का लफ्ज़ है वो कोई 4-5 दर्जन दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है टैक्स की स्पीच के दौरान, और स्टेट ऑन एंटरप्राइज सिर्फ एक दफ़ा जिक्र किया गया। यानी कि आपसे और मुझसे जो टैक्स वसूल हो रहा है ये हुकूमत के इल्म में है कि वो डुबोया जा रहा है स्टेट ऑन एंटरप्राइज में। कोई 500-600 अरब तो सिर्फ बिजली के सेक्टर में डुबो दिया जाता है। PIA जो है उसने कोई 830 अरब का नुकसान दिखा दिया है आपका, और मेरा टैक्सी पूरा करेगा। पैस्को का जो गंदम खरीदती है हुकूमत, उसमें कोई 900 अरब का नुकसान कर चुके हैं, और वो गंदम खरीदी जाती है, जब बेचने का वक्त आता है तो फिर हमें पता चलता है जी वो तो चूहे खा गए हैं। ये हाथी हैं। आपने टैक्स बढ़ाना है ज़रूर बढ़ाइए, और टैक्स जिस रफ्तार से बढ़ा है, अगर 400 डिपार्टमेंट का जिक्र किया गया कि हुकूमत वजारतों में तकरीबन 400 डिपार्टमेंट काम करते हैं। सही। आप यकीन कीजिए अगर उसमें से आप FBR की कारकर्दगी निकाल लें तो वो 400 बाकी जो डिपार्टमेंट हैं उनसे ज़्यादा बेहतर है। चले, बिल्कुल सही। फरक साहब आप हमारे साथ रहिए, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। सनाउल्लाह साहब, ये पेंशन रिफॉर्म्स का दोबारा जिक्र हुआ है इस बजट की तकरीब में। पिछले बजट की तकरीब में भी इसका ऐलान किया गया था बाकायदा, तो किस हद तक उस पर अमल दरामद हुआ, और अब की बार किस पस मंज़र में इसका जिक्र हो रहा है पेंशन रिफॉर्म्स का कि 2 पेंशन नहीं होंगी, एक तनख्वाह? तो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बताई है। पेंशन रिफॉर्म लास्ट ईयर हो गई थी और कंट्रीब्यूटरी पेंशन नाफिज कर दी गई है। जो भी 1 जुलाई 2024 के बाद फेडरल गवर्नमेंट में भर्तियाँ हो रही हैं उनके लिए वो पुरानी पेंशन लागू नहीं होती, नई पेंशन लागू होती है, वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन है। और उस वक्त स्पीच में ये वादा किया गया था कि 1 साल की जो आपकी मुसल्लह फ़ौज के जो एम्प्लॉइज़ हैं सिविल डिफेंस सर्विसेज के, उनको 1 साल की एग्जम्पशन दी गई थी कि, और वादा किया गया था कि इस साल से उनके लिए भी कंट्रीब्यूटरी पेंशन नाफिज कर दी जाएगी, तो होगी, लेकिन वो नहीं की गई। अच्छा। अब लगता ये है कि उनको मज़ीद, और आपको पता है हालात इस दफ़ा ऐसे हुए हैं, 4-5 दिन जंग भी हुई है, टेंशन भी बढ़ी रही है, तो वो मेरे ख्याल में उसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो वो तो ये कोई डिस्पैरिटी नहीं आएगी, ये इनइक्वालिटी नहीं आ जाएगी, और ये मतलब कि तो वो बेसिकली पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है और पाकिस्तान का जो गवर्नेंस सिस्टम है उसमें तो आपको पता है किस तरीके से डिसीजन होते हैं, तो उसको हम ना यहाँ इतना ज़्यादा डिबेट कर सकते हैं ना ओपनली बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हकीकत है कि लास्ट ईयर की अगर आप स्पीच निकाल लें, डॉक्टर फ़ारूक साहब को भी पता होगा, ये सारा कुछ उसमें अनाउंस किया गया था और 1 जुलाई 2024 से ये नाफिज कर दिया गया। और ये तो जो अब आप ये कह रहे हैं कि लास्ट ईयर जो अनाउंस किया गया था कि 2 पेंशन कोई भी शख्स नहीं लेगा, उस पर अमल हो गया, अब कोई भी 2 पेंशन नहीं ले रहा। सिविलियन के लिए, सिविलियन की हद, मिलिट्री के लिए 1 साल की जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, डिफेंस अफेयर के लोग थे, उनके लिए 1 साल, मतलब जो रिटायर्ड मिलिट्री के लोग हैं उनके लिए भी नहीं, वो 1 साल की एग्जम्पशन थी। वो एग्जम्पशन इन्होंने इस साल से वो लागू करना था, लेकिन एनवायरनमेंट ऐसा हो गया तो वो
बताया तो नहीं गया, लेकिन जिक्र उसका नहीं है कि वो नाफिज किया जा रहा है। और वो जो सैलरी या पेंशन में से कोई एक चूज करना था दोबारा जॉब मिलने की सूरत में, वो मेरे ख्याल में वो तो नाफिज हो चुका है, 6 महीने हो गए उसको नोटिफाई, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वो कर दिया था नोटिफाई, और उसको नोटिफाई कर दिया था। लेकिन पेंशन रिफॉर्म से एज सच मुझे कोई बेनिफिट नजर नहीं आया, क्योंकि पेंशन का जो बजट है इस दफा वो 1100 अरब रुपए का तकरीबन बजट है। ठीक है, तो वो तो, और उसमें सिविलियन के बजट में ये जो मिलिट्री की पेंशन है वो भी शामिल है, वो डिफेंस बजट में शामिल नहीं है। अच्छा, वो इधर शामिल है, क्योंकि वो रिटायरमेंट के बाद सिविलियन उनको, लेकिन कंट्रीब्यूटरी पेंशन के बाद वो फिर डिफेंस बजट ही उसको नहीं, कंट्रीब्यूटरी पेंशन अभी वहाँ नाफिज हो गई तो यहाँ आने वाले सालों में ये प्रॉमिस तो है इनका कि नाफिज करेंगे। अच्छा, तरक्याती प्रोग्राम पे क्या असर पड़ा है? जो बड़े मंसूबे हैं उनके लिए इस बजट में जो एलोकेशन की गई हैं, तो वो देखिए लास्ट ईयर जब पीएसडीपी अनाउंस हुआ था, जो फेडरल पीएसडीपी था वो 1400 अरब था, लेकिन वो 1 महीने के बाद ही उसको 1000 अरब कर दिया। लेकिन अब ये जब क्लोज हो रहा है तो ये 594 पे क्लोज होगा टोटल जो इस साल एक्सपेंडिचर होंगे, जो हुआ है 1400 अरब आपने वो एलोकेट किए थे, 1000 पे क्लोज हुआ। जी जी, और अब जो IMF के साथ इनके एग्रीमेंट हुए हैं उसके तहत अब जो प्रोविंशियल प्रोजेक्ट है, मतलब है प्रोविंशियल हाईवेज हैं, उनके लिए अब फेडरल गवर्नमेंट बजट नहीं देगी। अच्छा। अब ये जो थोड़े बहुत दिए हैं बलूचिस्तान में, वो रनिंग जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए दिए गए हैं। ठीक है। अब ये फॉर दैट, और इसके लिए ये भी डिसाइड किया जा रहा है कि NFC भी नया NFC अवार्ड करने जा रहे हैं, क्योंकि ये कमीशन बनेगा, उसके बाद मीटिंग्स होंगी, उसमें भी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो इकोनॉमिक सर्वे के वक्त उन्होंने अपनी इंटेंशन बता दी थी कि अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है हम चाहते हैं कि वो पॉपुलेशन बेस्ड ना हो, फार्मूला ना हो, और पॉपुलेशन बेस पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होता है पंजाब को होता है, क्योंकि वहाँ आबादी ज़्यादा है। तो जो डिवाइजेबल पूल से जाता है हिस्सा टैक्सों का, उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है पंजाब को मिलता है, उसके बाद सिंध है, फिर KP है, फिर बलूचिस्तान है। तो वो भी ये चाहते हैं कि उस फार्मूले को भी चेंज किए जाए, तो करना चाहिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इससे पॉपुलेशन में जो इजाफा है वो उसकी हौसला अफजाई हो रही है। अच्छा, हम बजट में, हर बजट में सुनते थे कि मजदूर की कम से कम तनख्वाह जो हुकूमत मुकर्रर करती थी, अब की बार क्या हुआ इस वाले? देखिए मेरे ख्याल में इनको इस बात की रियलाइज़ हो गया है कि जो उन्होंने लास्ट ईयर 37,000 की थी वो भी नहीं दे पा रहे, ना प्राइवेट सेक्टर दे रहा है ना सरकार में मिल रही है। आपको पता है हम मीडिया हाउसेज में बैठे हैं, कितने लोगों को 37,000 मिल रही है? नहीं मिल रही। यहाँ 25,000 30,000 भी मीडिया के वर्कर ले रहे हैं। और इसी तरह बाकी आप फैक्ट्रियों में चले जाएं, बड़ी बड़ी कंपनियों में चले जाएं, बैंकों में चले जाएं, जहाँ से फाइनेंस मिनिस्टर खुद आए हैं, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड को 24,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। अच्छा, ये जो अब नई टैक्स रजीम इंट्रोड्यूस करवाई गई है, इससे आपको लगता है कि जो SIFC का काम है, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, वो आसान होगा और सरमायाकारी के लिए इंसेंटिव्स हैं कोई? देखिए मती, ये जो हमारे टैक्स रेट है ना हाईएस्ट है दुनिया में, इस टैक्स रेट पर ना आपकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आएगी, ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, और ना सेविंग होगी, और सेविंग भी नहीं हो रही। आप 35% प्लस 10% सरचार्ज, फिर आपका सुपर टैक्स और हर चीज़ पे। यही सवाल मैं रखता हूँ अपना अहमद चराय साहब, आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है, और ख़ास तौर पे इस बजट के तनाज़ुर में? देखिए, इस बजट के तनाजुर में कॉर्पोरेट टैक्स में थोड़ी सी तो उन्होंने कमी कर दी है, सुपर टैक्स में 0.5% आटे में नमक के बराबर है, लेकिन 2-3 चीज़ें इसमें बहुत अहम हैं। देखिए, अगर आप पाकिस्तान की फाइनेंशियल जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको उठा के देखें और उनकी कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ देखें पिछले 3-4 साल के, तो आपका अंदाज़ा होगा कि हर साल बतदरीज बढ़ भी रहा है और अनप्रेसिडेंटेड प्रॉफिट वो बना रहे हैं। ख़ास तौर पे बैंकिंग सेक्टर भी है और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मैं उसको भी सिंगल आउट नहीं करता, लेकिन इन सेक्टर्स में जो मुनाफा मिला है वो आपकी सोच है कि मैं नहीं समझता इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहते हुए मैंने दुनिया में कहीं इतने मुनाफे देखे हों जो यहाँ पे मुनाफे मिल रहे हैं। तो फिर जब ये बात आती है कि जी कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो पिस गया है, बिल्कुल पिस गया है, नई एंट्री जो है वो मुश्किल से आएगी, लेकिन जो लोग यहाँ हैं ये कहना भी जो है वो सही होगा कि ये लोग सरवाइव कर रहे हैं। फारूक सलीम साहब, आपको क्या दिख रहा है कि ये जो बजट आया है और नई टैक्स रजीम अगर हम इसे कह सकें आई है, इसके बाद पाकिस्तान में सरमायाकारी जो है आसान होगी या मुश्किल होगी नए सरमायाकारों के लिए? एक मुल्क मुझे मिला है दुनिया भर में और वो अफ्रीका का मुल्क है कैमरून।
यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो पाकिस्तान के कॉर्पोरेट टैक्स रेट से ज़्यादा है। बाकी जो 100 और आप समझिए कि 91 मुल्क हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबरों में थे, उसमें सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो पाकिस्तान में। आप देखिए कि अगर आप यहाँ पे कंपनी बनाते हैं तो 100 रुपये आपकी आमदन आती है, उसमें से 29% और डायरेक्ट इनकम टैक्स लग जाता है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स चला जाता है। उसके बाद 10% उसके ऊपर सुपर टैक्स लग जाता है, फिर 6% जो है वो वर्कर्स पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूशन निकल जाती है। उसके बाद वो कंपनी अगर अपने ओनर्स को या अपने बेनिफिशरीज को डिविडेंड देती है तो 15% उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। यानी कि आमदन आपने अगर 100 रुपया कमाई है किसी कॉर्पोरेशन में, तो उस कंपनी के मालकान को या कंपनी को बचते हैं 40 रुपए। 60 रुपए हुकूमत के डिफरेंट टैक्सेस में चला जाता है। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए या कोई बैरूनी सरमायाकार है वो ये सोचे कि उसने पाकिस्तान में आके कंपनी बनानी है और फिर उसको पता चले कि ये टैक्स के रेट्स हैं, 100 रुपया कमाऊंगा तो 60 रुपए जो है वो हुकूमत के खजाने में चला जाएगा, तो फिर आप किस तरह तवक्को कर सकते हैं कि बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी। इससे पहले एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और जो ऑब्स्टेकल थी वो बिजली का रेट था। अगर दुनिया भर में 5 सेंट 6 सेंट की बिजली मिल रही है चीन के अंदर, हम 20 सेंट या 21 सेंट की दे रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किस तरह होगी। तो एक ये कॉर्पोरेट टैक्स का बोझ और एक बिजली का बोझ, तो फिर किस तरह आप अट्रैक्ट कर सकते हैं किसी बहरहाल जी एक और बजट आ गए हैं, ये फ़िलहाल तजावीज़ ही हैं, पार्लियामेंट ने इसको मंजूर करना है और पिछले साल में जो अहदाफ रखे गए थे वो तो हासिल उस तरह नहीं हो सके। अब देखें इन अहदाफ को कैसे हासिल किया जाता है। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।